जय भीम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे दलित बहुजन समाज की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ईगो मैनेजमेंट। कि हम लोग ईगो को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम दो एक्सट्रीम में जीते हैं। सदियों से हम लोगों को सताया गया है, उत्पीड़ित किया गया है, जिसकी वजह से ईगो को इरोड कर दिया जाता है। हमारे ईगो को बिल्कुल ईगोहीन हमें समझाया जाता है कि ईगो नहीं रखना चाहिए, और ईगो को एक नकारात्मक अर्थों में बताया जाता है, निगेटिव सेंस में बताया जाता है कि ईगो एक बुरी चीज़ है, ईगो नहीं रखनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे ज़्यादातर लोग वो विनम्रता का पाठ पढ़ते हैं और ईगो के महत्व को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। और इसके प्रतिक्रिया में एक दूसरा ग्रुप भी है हमारे बीच में, कि इसके प्रतिक्रिया रिएक्शन स्वरूप क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट हो जाता है। वो फिर ईगो का एक मिसप्लेस्ड ईगो, जो रियल ईगो नहीं है, उसका वो शिकार हो जाता है। इसलिए ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ईगो का क्या फंक्शन है। और मैं खुद ही मानता हूँ कि जो ईगो की कैटेगरी है, ये जो नोशन या परिभाषा जो ईगो की बनाई गई है, ये बहुत पुरानी है और बहुत ही सीमित है, रिस्ट्रिक्टेड है। और ये अभी जटिल जीवन जो 21वीं शताब्दी का है, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया का महत्व इतना बढ़ गया है, तो आदमी की जो साइकी है, आदमी का जो जहनियत है, जो उसकी मानसिकता है, उसका स्वरूप बदल चुका है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है ये जानना कि ये ईगो की जो कैटेगरी है, उसका अभी अर्थ क्या है। क्योंकि एक समय में जो भी मनोवैज्ञानिक लोग थे, मनोविश्लेषक लोग थे, इस कैटेगरी का इस्तेमाल किए अपने बात को कहने के लिए। ईगो, ईड और सुपर ईगो की तरफ फ्रायड ने इस्तेमाल किया। और उसके बाद जितने भी और लोग भी आए, जैसे कार्ल अब्राहम आया, तो उसने भी ऐसी कैटेगरी का इस्तेमाल अपने बात को रखने के लिए किया। लेकिन आज इस कैटेगरी को इतना पर्याप्त नहीं माना जाता है। नई कैटेगरियां डेवलप की गई हैं, खासकर साइको एनालिसिस के खिलाफ। अमेरिका में बिहेवियर साइंस की ये बड़ा हवा हवाई टाइप का चीज़ है, और वो ज़्यादा थ्योरिटिकल ओरिएंटेशन पर ध्यान देता था। तो चूंकि अमेरिका में शुरू से ही जॉन डुअई के टाइम से ही प्रेगमेटिज्म का बोलबाला रहा। अभी भी वहाँ का जो फेमस फिलोसफर है वो रॉर्टी है, RORTY। तो ये जो रॉर्टी है, वो भी प्रेगमेटिक दार्शनिक, तो व्यवहारवाद वहाँ के चिंतन पे, अमेरिका के जीवन शैली पे हावी रहा है। तो वहाँ पर मनोविज्ञान के भी क्षेत्र में, साइकोलॉजी के भी क्षेत्र में, ये बिहेवियर साइंस, ये साइकोलॉजी की जगह उसके स्थापन्य चीज के रूप में। इसलिए देखिएगा कि सबसे ज्यादा ये जो बाबा टाइप के लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट, कैसे जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल जो गुरु हैं, सब अमेरिका से। चाहे इकार्ट हो, चाहे जितना भी नाम ले लीजिए, सब वही वहाँ से आते हैं। क्योंकि बिहेवियर साइंस का बड़ा बोलबाला हो गया एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में। रिलेशनशिप कैसे, 8 तरीके, 9 तरीके, 505 तरीके, ऐसे ऐसे करके तरीके आने लग गए किसी चीज़ को मैनेज। यानी बड़ा भलगर तरीके से, सतही तरीके से अमेरिका में सारी समस्या को देखा गया। और दूसरे तरफ ऐसा सूक्ष्मता और अंदर जाके बात करने वाला एक यूरोपियन गुण था, जहाँ पर ये सिर्फ बहुत ही, जिसका कोई प्रैक्टिकल, तो दो स्ट्रीम थे, दोनों स्ट्रीम से कोई खास फायदा, जो ऑपरेट क्लास का अश्वेत था या दलित बहुजन है, उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये जो साइकोलॉजी इन लोगों ने डेवलप की, इसका कोई मतलब नहीं था सिवाय इसके कि ये आपको कथारसिस में भड़ास निकालने में काम आता था। इसका प्रैक्टिकल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थे, जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उससे निपटने में कोई फायदा नहीं मिलता था। चाहे वो यूरोपियन ग्रुप हो, जिसका ध्यान रेशनलिज्म में सोचने पर, एक मॉडल तैयार करने पर मन का था, और एक था कि नहीं, मॉडलिंग वगैरह नहीं करना है, जो व्यवहार में होता है, इम्पिरिकली, अनुभविक ज्ञान जिसको बोलते हैं, उससे जब जो हम सीखेंगे, उसी की सिर्फ हम चर्चा करेंगे। ये दो स्कूल तैयार हुए।
साइकोलॉजी के, और दोनों जो उत्पीड़ित समाज था उसके लिए किसी काम के नहीं थे। और क्यों नहीं थे? क्योंकि इनकी जो अपनी समस्याएं अपने पृष्ठभूमि के कारण था, इसको ये एड्रेस नहीं करते थे, इसको ये टैकल नहीं करते थे, उसको कैटर नहीं करते थे। तो एक जरूरत महसूस हुई। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्लैक लोग हैं, फैनन हो, बेल हुक्स हो, इन लोगों ने अपना एक समाज शास्त्र और अपना एक मनोविज्ञान विकसित करने की कोशिश की। तो ऐसी कोशिश हमारे यहाँ नहीं हुई, क्योंकि अभी अभी ये दलित आंदोलन ने जोर पकड़ा और वो उसका स्वरूप सिर्फ सृजनात्मक था, वैचारिकी इतनी विकसित नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी जो सो कॉल्ड दलित मनोवैज्ञानिक थे, तो ये जिद्दी कृष्णमूर्ति जैसे ब्राह्मणों को कोट करते हैं और उसी के फैन बने हुए हैं, जबकि वो आदमी पूरी तरह ब्राह्मणवादी है। उसका दर्शन मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, ये बेकार का दर्शन है, फालतू का, इसका कोई अर्थ नहीं है जिद्दी कृष्णमूर्ति जैसे फालतू लोगों का। वो थोड़े से जो लोग ज्यादा वो होते हैं ना नखड़ेबाज, उन लोगों का वो ओशो रजनीश है। वो जो रजनीश थोड़ा सस्ते टाइप का, ज्यादा कंज्यूमरिस्ट उपभोक्तावादी दृष्टिकोण रखता है, जबकि जिद्दी कृष्णमूर्ति है कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का वो ओशो रजनीश है। जो आदमी आप समझ सकते हैं कि एक अंधविश्वासी संस्था थी एनी बेसेंट की, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसी से वो जुड़ा हुआ था। वो आदमी कितना प्रगतिशील और मॉडर्न हो सकता है, जो अंधविश्वासों की, डायन प्रथा और वो पूजा पाठ तंत्र मंत्र सबका समर्थन करती थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, और उसी का ये मेंबर था और बड़ा वो एनी बेसेंट का दुलरुआ आदमी समझा जाता था। तो ये भारत में तो इसकी कोई परंपरा नहीं थी, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आपको अपना जो ईगो मैनेजमेंट है खुद से डेवलप करने की जरूरत है, वो मैं रेखांकित करना चाहता था। और इसमें कुछ ऐसा नहीं जो भी विकास होता है तो पूरी तरह उसको डिसमिस कर दिया जाए। कई लोगों ने इसको फ्रायड वगैरह की कमियों को देखते हुए अपना एक रिगरस साइको एनालिसिस डेवलप करने का कोशिश किया। उसी में एक आदमी था लाका। तो लाका ने क्या किया कि इसको रिगर देने के लिए अपने कंसेप्ट, खासकर रियल, सिंबॉलिक, इमेजिनरी, और एक चौथा ऑब्जेक्ट पेतित आय करके डेवलप किया, जिसको बाद में पुराने जमाने के लोग यानी फ्रायड वगैरह ने उसको लॉस्ट अदर कहा, कि एक आदमी के अंदर एक और आदमी होता है जो लॉस्ट अदर, जो अनअटेनेबल है, जिसको पाया ही नहीं जा सकता। वो एक मतलब आदमी के अंदर जो डिजायर होता है उसका वो प्रतीक के रूप में उसने डिफाइन किया। लेकिन इसको और ज्यादा एक रिगर के साथ, सटीकता के साथ डेवलप लाका ने किया। तो इन सब नोशन, प्रतिमानों की मदद से कैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में एक अपने विकसित कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो दरअसल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि ईगो क्या चीज है। तो ईगो को जनरली हम लोग सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, ये सब से जोड़ के देखते हैं। लेकिन ये इसकी सतही समझ है, ये इसके फंक्शन के बारे में। लेकिन ये चीज का जो ऑरिजिन है, जो बेसिक इसका ईगो का जो जन्म होता है वो क्यों होता है। तो ईगो दरअसल जो भी बायोलॉजी, मतलब आदमी के अंदर बायोलॉजिकल एक अर्ज होता है जिंदा रहने का, सरवाइव करने का। दो बायोलॉजिकल अर्ज मनुष्य के अंदर होते हैं। एक अर्ज होता है मनुष्य के अंदर जो, वो ये है कि मनुष्य सरवाइव करे, अपने अस्तित्व की रक्षा करे। और एक उसकी जो प्रजाति है, जैसे मनुष्य तो मनुष्य, अगर बंदर है तो बंदर, अपने प्रजाति को जिंदा रखना, उसको कायम रखना, वो उसको ये जरूरत होती है। तो ये जरूरत मनुष्य को होती है कि वो अपने प्रजाति को कायम रखे, ये एक अर्ज होती है बेसिक बायोलॉजिकल। तो ये दोनों अर्ज को पूरा करने के लिए एक सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो बेसिक
जो नीड है, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं ईगो के रूप में। ईगो आपको मदद करता है कि आप अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो इंस्टिंक्ट है उसका मॉडिफिकेशन है, वो एडिटर है, आपके इंस्टिंक्टिव अर्ज को वो मॉडिफाई करता है। ईगो उसको कंट्रोल करता है, उसकी रख रखाव करता है, उसका वो कस्टोडियन है एक तरीके से। तो ये बहुत जरूरी है। आदमी में ईगो ना हो तो देखिएगा कि ईगो के अभाव के कारण ही दलित लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाते, इजीली नष्ट हो जाते हैं। अब देखिएगा दलित जरा सा प्रॉब्लम है, उसको इस तरह से वो असर्टिव होना अभी सीख ही रहा है, लेकिन उसका जो डिजाइन किया गया, समाज ने उसको जिस तरह बनाने की कोशिश की है, तो उसमें इस तरह से होता है कि वो नष्ट हो जाने देता है अपने आप को, और कतई कतई वो ये नहीं संभव हो पाता है उसके द्वारा कि वो अपने आप को सरवाइव कर पाए। माफ करेंगे। तो मैं बता रहा था कि बहुत जरूरी है, अगर ईगो ना हो तो ये जो सरवाइव, कोई भी आदमी आपको अपमान कर दे, कुचल दे, तो आप कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं दलितों के साथ, लेकिन दलित वो अपने रक्षा के लिए जो विद्रोह होना चाहिए, अक्सर शिकायत किया जाता है कि इतने डॉर्मेंट क्यों है, इतना बड़ा कांड हो गया, कई कई नरसंहार हो गए, लेकिन दलितों में कोई सुखभोगी नहीं होती। तो ये इनका जो सामूहिक कलेक्टिव ईगो है वो विकसित नहीं है, इसलिए क्योंकि ईगो रक्षा करने के काम आता है। और वो इस आप किसी आदमी को अपमानित करते हैं तो क्यों वो रिएक्ट करता है अपने ईगो के कारण, क्योंकि वो अपमान तक सिर्फ साइकोलॉजिकल मामला नहीं है, वो बार बार अपमानित करता रहा, तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं वो सर्वाइवल, उसकी जिंदगी, उसके ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला बन पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति ईगो के अभाव में वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। तो ये तो इसका पॉजिटिव पहलू है, लेकिन ईगो का एक निगेटिव पहलू भी है। ये जो मैपिंग है, जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, वो मैप, ब्रेन में मैप होता है, जिसको एक नोशन द्वारा पुराने जमाने में जानते थे, और अभी भी चूंकि इससे लोग ज्यादा परिचित हैं, ईगो बोलने से तुरंत लोग कनेक्ट करते हैं, तब लोग जानते हैं, एक मोटा मोटा हर आदमी के मन में एक आइडिया होता ही है कि ईगो क्या चीज है। तो मुझे भी इसी कैटेगरी का अपनी बात को रखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वरना हम लोग ईगो से हटके और विकसित तकनीक डेवलप किए गए हैं, रीगर डेवलप किए गए हैं बाद के जो मनोविश्लेषक हैं, चाहे वो सिस्कू हो, लाका हो, क्रिस्टेवा हो, तो उन लोगों ने एक खासकर वो जिसने वो सेक्सुअल डिफरेंस लिखा है, वो सारे लोगों ने वो डेवलप किया है। तो इसमें होता ये है कि ये ठीक से मैप नहीं हो पाता है। जैसे हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम है कि बाहरी जो भी फॉरेन पार्टिकल आए तो तुरंत रिएक्ट करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हमेशा ये जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो सही काम करता है? नहीं कर पाता है। जैसे ये बुखार भी इसी कारण से होता है, फीवर भी आपको इसी कारण से होता है कि फीवर से आप चाहते हैं कि आपकी रक्षा हो, और कोई भी इस तरह का चीज होता है तो आपको उससे बच सके। तो उसमें होता ये है कि आपका जब बीमार पड़ते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ा देती है बॉडी, उसका जो इम्यून सिस्टम है, रक्षा प्रणाली है, तो उसका तापमान बढ़ा देती है। तापमान बढ़ने से वो कीटाणु मर जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कीटाणु तो नहीं मरते, आपका बुखार बना रहता है, बीमारी पड़ी रहती है, जो इन्फेक्शन बना रहता है, और इस बुखार होने से आपकी अपनी स्वस्थ कोशिकाएं, आपके अंग प्रभावित होने लग जाते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम है अल्टीमेटली आप ही के खिलाफ हो जाता है। ये बुखार वो टेम्परेचर बॉडी ने इसलिए बढ़ाया था ताकि जो फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया या वायरस जो भी आपके अंदर घुस आया है, जो आपके बीमारी का कारण है, उसको मार सके। एक रक्षा प्रणाली, इम्यूनो सिस्टम था। लेकिन होता क्या है कि वो प्रणाली आप ही के खिलाफ चली जाती है, लगातार बुखार से आप कमजोर हो जाते हैं, और तरह तरह के उसके साइड इफेक्ट या बुरे प्रभाव आपके शरीर पे पड़ते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप दवा लेते हैं उस बुखार को कम करने के लिए,
यानी कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से मैप नहीं कर पाता ऑलवेज, वो इतना परफेक्ट नहीं है। तो इसी तरह ये जो इम्यून सिस्टम है मानसिक रूप से, जो एक तरीके से रक्षा प्रणाली का जो काम ईगो करता है कि कोई भी अपमान करे, जहां भी आपको क्रश किया जाए तो अपने आप को आप बचाने की कोशिश करते हैं, ये भी कभी कभी इरेटिकली बिहेव करता है, और जो इसका स्वाभाविक प्रणाली है वो आपके काम में नहीं आ पाता है। आप रॉन्ग मतलब ऐसे सिचुएशन में ईगो कर देते हैं, तो इसी को जनरली इसी को कहा जाता है कि ज्यादा ईगो मत रखो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ईगो एक अनावश्यक ढंग से डर जाता है, अनावश्यक ढंग से भय को परसीव कर लेता है, और उसकी वजह से बड़ा वो रिएक्ट करता है, रिएक्शनरी हो जाता है। तो ये ईगो का अधिकता वो नकारात्मक बन जाता है। तो किस बिंदु पर हम समझे कि ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उससे बचने की हम कोशिश करें, तो उसी की जानने की कोशिश जो होती है, ईगो मैनेजमेंट उसको कहा जाता है। मैनेज करना मतलब आपका ईगो आवश्यक है, ईगो को खत्म करना बिल्कुल नहीं, बल्कि ईगो नहीं होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस तरह एक और मेडिकल साइंस से भी एग्जांपल ले, तो किसी को डायबिटीज हो जाए, मतलब डायबिटीज दो तरीके का होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मिलाइटस। तो मैं डायबिटीज मिलाइटस की बात कर रहा हूँ, जिसको कॉमन भाषा में शुगर कहा जाता है। तो ये बुरा है, शुगर बढ़ गया तो बुरा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि शुगर अपने आप में बुरा है। अगर शुगर नहीं भी है, आप कोई ऐसा इंसुलिन ले लेते हैं जिससे शुगर काफी कम हो जाता है, तब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, क्योंकि एनर्जी का सोर्स शुगर ही है, ग्लूकोज ही है। तो वो जरूरी चीज है, लेकिन एक मात्रा से ज्यादा होने पर वो खतरनाक हो जाता है। तो ईगो भी अपने आप में बुरी चीज नहीं है, वो रॉन्ग मैपिंग, मतलब एक तो मात्रा में अगर ज्यादा बढ़ जाए तो खतरनाक हो जाता है, और एक अगर वो गलत ढंग से डिजाइन हो, मतलब आप गलत सिचुएशन में ईगो दिखा रहे हैं और जहां दिखाना चाहिए नहीं दिखा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप बुरी तरह जो पर्पस है आपके ईगो का, आपके रक्षा करने का, उल्टा क्या हो जाता है, वो आपको हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ईगो को ऐसी स्थितियों से बचाना कि आपको हानि न पहुंचाए, इसी को ईगो मैनेजमेंट, लोग जो बिहेवियर साइंस वाले खासकर इसको ईगो मैनेजमेंट, मैंने भी इस टर्म का मजबूरी में यूज किया है, ताकि ये ज़्यादा आम फाम टर्म है, इसको ज़्यादातर लोग समझ सकते हैं, किसी को समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले ये डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में ईगो कब फेल करता है, वो ईगो कब फेल करता है जब आपका रेशनल फैकल्टी, मतलब ईगो के ऊपर भी एक रेशनल फैकल्टी जो ईगो को मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, वो देखती है कि ईगो कहाँ हमारे पक्ष में काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कई बार आपको क्रोध आता है, लेकिन आप चुप हो जाते हैं और वहां रिएक्ट नहीं करते, अपने ईगो को आप रिस्ट्रेन कर देते हैं, कॉन्स्ट्रेंट कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, और इससे आपको फायदा भी होता है। तो एक एडिटर लगा है दिमाग में जो ईगो को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है, लेकिन इस एडिटर को आप काम न करने दें, ईगो को खुला छोड़ दें, तो उसके दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप ईगो के फंक्शन को समझने के लिए कि किस तरह ये काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है, इसको जानकर आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले ये भय से प्रचारित होता है कि किसी आदमी से आपको डर लग रहा है, तो ईगो तुरंत वहां डिटेक्ट कर, आपको लग रहा है कि हानि पहुंचा देगा, तो आप तुरंत उस सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और अपना हथियार वगैरह लेके सारा वो तैनात हो जाते हैं कि आदमी हमको हानि पहुंचाने वाला है, हमको नीचा दिखाने वाला है, तो आप तैयार हो जाते हैं, उस पर शक करते हैं। तो वहां पर लेकिन जरूरी होता है कि ये तुरंत इम्पल्सिव वे में रिएक्ट करने के पहले हम अपने रेशनल फैकल्टी को बुद्धि संगत निर्णय ले, वहां ईगो को नियंत्रित करें, और ईगो हमारे पक्ष में काम कर रहा है कि नहीं उसको देखें। और ये अगर नहीं हम कर पाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि रॉन्ग नोशन के शिकार हो जाते हैं, और दलितों उत्पीड़ितों के साथ ये अक्सर होता है, क्योंकि हमारा जो स्वाभाविक विकास को रिस्ट्रेंट कर दिया गया है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक मिलना चाहिए जो एक आदमी के स्वाभाविक विकास के लिए जरूरी होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। और नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है कि हम नहीं जान पाते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है पूरा ईगो को मेंटेन करना चाहिए। तो ये कब होता है, ये तब होता है दलित के साथ, कि दलित क्या करता है कि ईगो कम था, उसके वजह घाटा उसने उसको रियलाइज किया, तो वो क्या करता है कि बात बात में जहाँ नहीं भी ईगो को वो लाना चाहिए वो लाना शुरू कर देता है। और वो ये है कि हमेशा वो रेशनली सिचुएशन को समझना चाहिए कि जो आप ही के जैसा आदमी उससे हानि नहीं है, लेकिन वो इजीनेस देख के रिएक्ट करता है कि कहाँ पर
हमको किसी को ये करने में, यानी दलित दलित से क्यों लड़ाई करता है? अक्सर हम लोग बोलते हैं कि दलित दलित से लड़ जाता है। आप देखेंगे कि दलित दलित का बहुत कटु आलोचना कर देगा, लेकिन सवर्ण का नहीं करेगा। क्यों? वो डरा हुआ है। तो ईगो को क्या है, वहां पर ईगो सिर्फ एक रिलीज का और एक जो टेंशन है, एक भड़ास निकालने का कारण बन जाता है। एक्चुअल जो उसका फंक्शन है कि हमारे जीवन का रक्षा करना, हमारे जो साइकोलॉजिकल नीड, सम्मान, जो हम एक साइकोलॉजिकल नीड होता है आदमी में, सम्मान चाहता है आदमी। आदमी सिर्फ रोटी और कपड़ा के अलावा सम्मान भी चाहता है। तो ये जो सम्मान हम चाहते हैं वो हमें मिले, ये ईगो का फंक्शन है। लेकिन ईगो वहां पर क्या करता है, सम्मान नहीं चाह के सिंपली वो अपने सेटिस्फेक्शन, वो आपके लिए नहीं काम करके आप उसको सेवा करना। ईगो आपके सर्विस में होना चाहिए, आप ईगो के सर्विस में चले जाते हैं। यानी वहां पर आपसे, यहाँ मेरा तात्पर्य है आपका सेल्फ, तो सेल्फ के अनुसार डिजाइन और मैप होना चाहिए ईगो। तो वहां सेल्फ और इसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट तैयार हो जाता है, गैप तैयार हो जाता है, एक फीसर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ अलग एक्ट करता है, ईगो अलग एक्ट करता है। जिसकी तो ईगो आपके सेल्फ को हानि पहुंचाना शुरू कर देता है, आपके सेल्फ। और क्या होता है कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ फिर नहीं बन पाता है, और आप लगातार गलत सिचुएशन में ईगो दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने ही लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, बल्कि यहाँ तक कि खुद ही से लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर आप ये जो जिंदगी सलीके से जीना आपका मुश्किल हो जाता है फिर। तो ये दलित लोगों की खासकर समस्या है कि वो अनावश्यक ईगो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो के वो स्टार्व रहे हैं, भूखे रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी उनको ईगो को मसाज कर देता है, वो खुश हो जाते हैं अपने। तो इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अपने रेशनल फैकल्टी को, बुद्धि को हमेशा तैनात और जागरूक रखें, और उसको अलाउ करें कि वो आपके ईगो पर नियंत्रण रखें। तभी आप ईगो को मैनेज कर पाएंगे, वरना आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। और इस नियंत्रण, जो बुद्धि संगत नियंत्रण के लिए आप व्यवहारिक ढंग से क्या करेंगे, तो वो है कि आपको रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आत्मालोचना की शक्ति डेवलप करनी होगी। आदमी, हम देखते हैं जो दलित व्यक्ति है वो दो अतियों में चला जाता है। एक अति तो ये होती है कि वो क्या करता है कि डेमोरलाइज हो जाता है, अपने दुर्गुणों को देखते हुए। आत्मालोचना का अर्थ वो समझ लेता कि अपने बुराई को देखना, अब बुराई जब पता चलती है उसको अपनी, तो डेमोरलाइज हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। नहीं, आत्मालोचना का उद्देश्य हीन भावना का शिकार होना नहीं, वो तो निगेटिव चीज है। उससे तो अच्छा है कि आदमी घमंडी बना रहा है। आत्मालोचना का उद्देश्य है कि यथार्थ से अपना परिचय करना, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एसेस करना। ये एक किस्म का एसेसमेंट है, मूल्यांकन है अपने आप का। जिस मूल्यांकन के बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका ये कोई भी कंट्रोल सिस्टम के जब आप डिफिनीशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या कहीं भी, तो कंट्रोल सिस्टम वो एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि हमने कुछ इनपुट दिया, उसका आउटपुट निकला। तो आउटपुट जो निकला, तो हर आदमी के पास एक बेंचमार्क होता है, स्टैंडर्ड होता है। हम जीवन जीना चाहते हैं तो कुछ आदर्श है। बाबा साहेब ही हैं तो बोले कि ऐसा ऐसा जीवन हम लोग को जीना चाहिए। तो देखिए, एक आइडियल, एक मॉडल फिक्स करता है आदमी। तो उस मॉडल से हम लोग आउटपुट को मिलाते हैं। जब वो आउटपुट उस मॉडल के साथ नहीं मिलता है, तो ये होता है कि हम लोग फिर उसको, आउटपुट को बोलते हैं कि ये सही नहीं, ये हमारा अप टू मार्क नहीं है, बेंच मार्क नहीं। फिर आउटपुट को हम बदलना चाहते हैं। डिजायरेबल जो चीज है, जिसको, उसी डिजायरेबल को ऑब्जेक्ट पेटिट ला ए बोला वो लाकन, तो वो डिजायर के अनुसार नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आउटपुट को, तभी आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, किसका फंक्शन है, इनपुट का। जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट। जैसे कि कंप्यूटर में भी कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा डालेंगे इनपुट वैसा आउटपुट निकलेगा। तो हम इनपुट को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं कि आउटपुट हमारे डिजायरेबल स्टैंडर्ड के अनुसार आ जाए। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है पूरा। तो फिर क्या होता है, ये कंट्रोल, हम इसको बोलेंगे कि कंट्रोल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि हम कंट्रोल कर रहे हैं आउटपुट को डिजायरेबल रिजल्ट लाने के लिए, बाय मैनिपुलेटिंग एंड एक्सरसाइजिंग सम कंट्रोल ओवर द इनपुट। तो ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म पूरा तैयार होता है। तो ये आत्मालोचना या रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन या विपස්සना जिसको बोल दीजिए, ज्यादा आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो, ये एक तरीके से
कंट्रोल सिस्टम फीडकम मैकेनिज्म का काम करता है कि जब हम ईगो से कर रहे हैं तो उसको ईगो जांचना चाहिए कि हम ईगो दिखा रहे हैं तो उसके परिणाम क्या हो रहा है। अब परिणाम बुरे हैं तो हमको मैनेज करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए डिजायरेबल आउटपुट के लिए, तभी उसको। तो इसी पर्पस के लिए इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन अपनी बुराई खोजने के लिए नहीं है कि बुराई खोज के हम डेमोरलाइज हो जाएं कि हम में तो कोई गुण ही नहीं। ये इसलिए है कि हम तुलना कर सकें कि हम जो कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वो हमारे बेंचमार्क के अनुसार है कि नहीं। अगर बेंचमार्क के अनुसार है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम लोगों को अपने आप को मैनिपुलेट करने की जरूरत है। मैनिपुलेट से यहाँ अर्थ नहीं है कि घुमाना फिराना, ये टेक्निकल अर्थों में, यानी अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, उसमें चेंज लाने की जरूरत है ताकि वो आउटपुट उसी अनुसार जो हम चाह रहे हैं वो आ सके। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपना निंदा करना, बुराई करना नहीं है। उसका मतलब है कि हम अपने आप को लगातार जांचते रहें, जिसको दामोदर सर ने बोला था ऑडिट। तो एक सेल्फ ऑडिट बहुत जरूरी है ताकि हम लोग ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारा जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। और ये बहुत एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे, कोई पूछ सकता है कि भैया हम मॉडल कैसे तैयार कर रहे हैं, जो व्यवहार में बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए जो जीते, तो वो हमारे देखिएगा दोनों इंटरएक्टिव है, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करता है। ये भी हम आउटपुट और जिस तरह जीते हैं तो उससे तय होता है, वो अनुभव बताता है कि हमारा डिजरेबल और डिजरेबल बनाता क्या। तो दोनों एक दूसरे से, जैसे कि कोई शादी करने जाता है तो उसके बारे में, जो पार्टनर है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि अच्छा पार्टनर है कि नहीं, फिर शादी। लेकिन आप देखिएगा कि बिना शादी के जाना नहीं जा सकता किसी के बारे में पूरी तरह। तो कुछ तो हम लोग जान के शादी करते हैं, फिर शादी करने के बाद जानते हैं। तो कुछ तो डिजायरेबल जो है हमको स्टैंडर्ड, उससे प्रभावित होता है कैसा जीवन जी रहे हैं। अब कैसा जीवन जीना चाहिए वो एक डिजिटल बेंचमार्क है। तो ये अन्योन्य क्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस, वो एक संबंध है आपके सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा बाधा है ये जो लाइफ स्टाइल की, तो स्वेट मॉडर्न, दीपक चोपड़ा और जो ये फलाना ठिकाना, ये किसी काम का नहीं है। आप देखिएगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक बड़ा वो प्रसिद्ध इस तरह का लाइफ स्टाइल गुरु था मैक्स इरहान। तो मैक्स इरहान ने बोला, ERHAMANN, जय भीम। तो उसमें उसने बोला कि ये हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी से कंपेयर नहीं करें। वो भी ईगो मैनेजमेंट के बारे में ही बोल रहा था कि हम किसी से अपना कंपेयर न करें, क्योंकि कंपेयर करने में क्या दिक्कत है कि हम ईर्ष्या द्वेष का शिकार हो जाएंगे, लगेगा कि हम उनसे कम हैं। तो हम लोगों को अपना ही अचीवमेंट को इंजॉय करना चाहिए, दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। तो ये सुनने में ये बात बड़ी भली लगती है। और उसने इस तरह का एक प्रेयर भी डेवलप किया था कि हे भगवान, ओ गॉड, हमें ऐसा बुद्धि दो कि हम दूसरे से कंपेयर ना करें, उसके बारे में ना सोचें, हम अपने बारे में सोचें। तो सुनने में ऐसे जो सुभाषित हैं, सुक्तियां हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहार में किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगलेस है। हर सेंटेंस का हम लोग सुनते हैं कि जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से मीनिंगफुल है वो काम किए, ऐसा कुछ नहीं। ये आप ध्यान से देखेंगे तो सेमेंटिक लेवल पे ये मीनिंगलेस है, भले ही कि व्याकरण में इसका अर्थ निकल पा रहा हो, लेकिन गहरे अर्थों पे, जिसको डीप स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं। कोई अर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कर कि कंपेयर ना करें, तो ये रियलिटी से बिल्कुल कटा हुआ है। ये ऐसा बोल रहा है कि आदमी जैसे द्वीप हो, एक ऐसा नहीं है। आदमी कंपेयर करेगा ही उसको। जो आदमी हिस्टोरिक सिटी है, हिस्टोरिकली उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, तो वो एक सोशल एनिमल है। तो उसको ये बोलना कि सोसाइटी से विच्छिन्न हो जाए और उसे एकदम कट जाए, डिवोर्स हो जाए, वो संभव नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। और इस तरह के असंभव एम हम करते हैं। ये जो आपके रहमान साहब जैसा एम बता दे रहे हैं कि किसी से कम, और अगर इसको हम फॉलो करना शुरू कर दें, तो जिस चीज के लिए फॉलो कर रहे थे, मन के शांति के लिए, साइकोलॉजिकल विंग वेल बींग, मानसिक स्वास्थ्य, जहनी शिफा के लिए, तो वो जहनी शिफा ही हासिल नहीं होगी, वो मानसिक स्वास्थ्य आपको हासिल नहीं होगा, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा।
क्योंकि ये वही जिसको लाका बोलता है ऑब्जेक्ट पेटिट ए, अनएटेबल डिजायर है, ये अटेनेबल ही नहीं, इससे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, जिसको आप प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे वैसे चीज के। तो ऐसे जो लाइफ स्टाइल गुरु हैं वो आपको ऐसा एक थमा देते हैं, जैसे डाल करने की बोलता है स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। अरे वरी करने का स्टॉप कैसे वो कर दे, वही तो उसकी समस्या है। उसको कैसे, यही जो उसको अचीव करना है उसी को तुम उसको करने के लिए बोल रहे हो। वो तो स्टॉप वरिंग चाह रहा है, तो उसी के लिए क्या करना चाहिए पूछ रहे हो। पूछना चाह रहा है, कोई आदमी पूछना चाहता है कि मैं फिक्र करना छोड़ना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँ, तो बता रहे ना कि स्टॉप वर्निंग स्टार्ट लिविंग, जीना शुरू कर दो। जीना ही तो मुश्किल हो रहा है उसके लिए। जैसे एक मुझे याद आता है कि मेरा एक दोस्त था, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम से गुजर रहा था, पैरानॉइड था लगभग। तो हालांकि आजकल पैरानोइया को एक स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं माना जाता है, रेदर सीजोफ्रेनिया वर्ड का ज़्यादा यूज किया जाता है, तो सीजोफ्रेनिक मान लीजिए उसको। तो सीजोफ्रेनिया के कारण वो डॉक्टर के पास, निमहंस वगैरह जो अस्पताल हैं मनोविज्ञान वाले, वहाँ गया वो। तो डॉक्टर ने बोला कि योगा करो, लाइफ स्टाइल अपना सुधारो और सब कुछ अच्छा करो। ये जो लाइफ स्टाइल गुरु लोग भी ये सब बोलते हैं, डॉक्टर भी वहाँ लाइफ स्टाइल गुरु बन गया और ये सब उसको बोलने लगा। तो उसने बड़े अच्छा एक वाक्य बोला, ये जो मनोविज्ञानी को दिखाने कोई भी जाता है साइकिट्रिस्ट को, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर बोलता है कि आपका एक कंपेनियन होना चाहिए। वो कंपेनियन का भी इंटरव्यू वगैरह लेता है, तो मैं ही कंपेनियन था, तो इसलिए मुझे उसके बारे में सब जानना और सब क्या मौका मिला। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब उसको दिया कि यही सब कर पाते योगा लाइफ स्टाइल वगैरह, तो हम बीमारी क्यों होते। तो बीमारी ठीक होने के लिए वो बता रहा है कि भाई लाइफ स्टाइल सुधार दो, लेकिन लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए तो बीमारी ठीक होना जरूरी है। तो सर्कुलर लॉजिक हो गया कि क्या खो गया भाई, तो जो ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, जो खो गया है। तो इस तरह के बहुत ही सिर्फ शब्दा डंबर वगैरह ये लोग बता देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि ये संभव नहीं कि आप कंपेयर ना करें। आदमी में दूसरे आदमी से तुलना करने की प्रवृत्ति होती है, उससे वो जुड़ा होता है। उसको तुलना करना भी मत बोलिए, उसको स्वाभाविक फील होगा। एक आदमी, सारे लोग स्वस्थ हैं, एक बीमार होगा तो स्वाभाविक वो डिप्रेस फील करेगा। इसको कि नहीं तुम तुलना मत करो, अपने आप को एंजॉय करो, सब फालतू की बातें हैं। बल्कि ये बताना चाहिए कि तुलना करने से अगर ईर्ष्या होती है, वो ईर्ष्या अनकंट्रोलेबल हो जाती है, कि कुछ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी प्रॉब्लम में पड़ जाता है, बहुत डिप्रेस हो जाता है, हीन भावना का शिकार कर जाता है। तो उसको किस तरह से हम टैकल करें, ये ना बोले कि तुम कंपेयर ही ना करो, इसको मान के चले जो रियलिटी है। ये लोग क्या होता है ना, रियलिटी को नहीं मानते कि एक रियल में मनुष्य जो हिस्टोरिकल प्रोडक्ट के रूप में आज मनुष्य 21वीं शताब्दी का डेवलप हुआ है, तो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उस हिस्टोरिसिटी को आप नहीं काट सकते हैं, उसको एकदम बीच में वैक्यूम में नहीं रख सकते हैं। तो उस व्यक्ति का जो हिस्ट्री, हम एक इंडिविजुअल इस तरह, जिस तरह का एक बुर्जुआ सोसाइटी में जीते हैं, तो उसमें इसी तरह का मनुष्य पैदा हो सकता है कि लालच मत करो। तो लालची होगा ही, लालची इसलिए होगा कि असुरक्षा है। यहाँ व्यक्तिगत, यहाँ कोई समाजवाद नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी का सबसे अभाव है। आप अमेरिका में देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी एक के बाद एक खत्म कर दिया गया है धीरे धीरे। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ा है कि बिल्कुल आदमी असुरक्षित महसूस करता है। उसके लिए वो भ्रष्टाचार भी करता है कि इतना हम धन जमा कर लें कि मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो ये असुरक्षा बोध को एक सोशल रियलिटी के रूप में जब तक नहीं स्वीकार करेंगे, तो हम किसी को सही मनोवैज्ञानिक सोल्यूशन नहीं सुझा सकते हैं। क्योंकि सोशलॉजी साइकोलॉजी कटी फटी नहीं है, सब जुड़ी हुई आपस में, एक डायलेक्टिक्स है, एक इंटरकनेक्टेडनेस है। तो इसलिए ये मैं खारिज करता हूँ हमेशा। 2-3 लाइन हमेशा जरूर बोलता हूँ कि इसके फेरा में नहीं जाए। क्योंकि क्या होता है, जब आप ये सब फॉल्स आइडियल को, जो कि संभव नहीं है, सोशल रियलिटी से बिल्कुल दूर है, वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप एक फ्रस्ट्रेशन का, यानी आप डिप्रेशन का इलाज करने गए थे और डिप्रेस्ड होके आ गया, कि जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, वो हाल हो जाता है फिर। तो ये हाल ना हो, तो ऐसे जो फालतू के जिद्दू कृष्ण मूर्ति और बाबा टाइप के लोग हैं, इससे बचने की जरूरत है। ये बाबा टाइप लोग क्या करते हैं, साइंस का शोषण करते हैं। ये अपने ऐसे साइंटिफिक बना के अपनी बातों को प्रकट करेंगे कि आपको इतने लुभावने लगेंगे। इनके पास भाषा, जैसे
जो ज्योतिषी होता है, एस्ट्रोलॉजर, वो झूठ बोलता है। जिसको अगर उसको इतना ही भविष्य पता है तो अपना भविष्य क्यों नहीं पता करके धनी हो जाता है। तो ये अक्सर सवाल खड़ा किया जाता है और तार्किक सवाल है। तो ये कोई भविष्य वक्ता के पास फिर भी क्यों जाता है? उसके पास एक जादुई भाषा होती है, फंसाने वाली, फरेब वाली भाषा होती है। इसी तरह ये भी ज्योतिषी से कम नहीं है। इस तरह के जो लाइफ स्टाइल गुरु हैं, एक फरेबी भाषा, और उस फरेबी भाषा में विश्वसनीय बनाने के लिए, क्योंकि आज का 21वीं शताब्दी नहीं, बहुत पहले विज्ञान का बोलबाला था। विज्ञान की वजह से रेलगाड़ी, हवाई जहाज, विज्ञान की उपलब्धियां इतनी चमत्कारी थी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब विज्ञान की उपलब्धियां, तो ये चमत्कृत कर देती हैं। जिससे विज्ञान का आप देखेंगे कि एक बड़ा महत्व है, विज्ञान का एक अपना आकर्षण है। और इस आकर्षण की वजह से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैज्ञानिक शब्दावली का, इस बात को मैंने पहले भी रेखांकित किया, ये वैज्ञानिक शब्दावली का यूज करते हैं इसके लिए। और कई एग्जाम्पल दिए, मैं अभी भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। जैसे कि एक किताब लिखा जेम्स क्लियर ने, वो भी इसी तरह का बहुत है अमेरिका में। ये है आदमी तो इंग्लैंड का है, अमेरिका में रहता है, जेम्स क्लियर नाम है इसका। तो इसने एक लिखा एटॉमिक हैबिट किताब करके, एटॉमिक हैबिट करके, यानी छोटी छोटी जो आदतें हैं, और उन आदतों को आप सुधार के जिंदगी में कैसे बड़ा आप चेंज ला सकते हैं। इसको मैथमेटिक्स में फ्लाई, ये बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं, कि छोटी चीजें, एक छोटी सी गलती भी बड़ा बन जाती है, जिंदगी को बर्बाद करने वाली बन जाती है, या एक छोटी सी बुद्धिमानी जिंदगी को बचा ले जाती है। तरह तरह के उर्दू में शेरो शायरी भी है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। कि आप जरा सा एक गलती कर लेते हैं, गलत आदमी से दोस्ती कर लेते हैं, और वो आदमी खतरनाक साबित होता है, आप उससे या प्रेम कर बैठते हैं, शादी कर बैठते हैं, और बाद में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि इसमें सच्चाई नहीं है। तो ऐसे ही छोटी छोटी आदतों को सुधार के हम कैसे जीवन सुधार सकते हैं। तो दिस इज द परपटेड एम ऑफ दैट बुक, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर का। तो वो किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मैं नहीं बताना चाह रहा। उस किताब में यही है कि जो कोई आदत है, बुरी आदत को कैसे सुधारें, छोटी छोटी हमारी आदतें जिसको इग्नोर कर देते हैं, जिनको हम लोग इनकॉन्सिक्वेंशियल समझते हैं कि अरे इसके नताइज जो हैं, ये तो इसके कुछ मतलब इतना छोटा इग्नोरेबल है, नेग्लिजेंट है, मतलब उसको कोई भाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो महत्व रखता है। ध्यान से देखें तो बड़े सटल, और इसको अगर हम लोग मैनेज करें, इन आदतों से उभरे, तो काफी हम सक्सेस हमारी जिंदगी से। और ये किताब बहुत सुपर हिट हुई थी, ठीक है। तो वो मैंने किताब का कंटेंट बताया ताकि अब मेरी बात को समझ सके, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य दूसरा था कि ये आदमी ये भी लिख सकता था कि स्मॉल हैबिट्स, बहुत सिंपल शब्दों में, कि छोटी छोटी आदतें, स्मॉल हैबिट्स। या स्मॉल तो इतना छोटा नहीं है, उससे ज्यादा छोटा क्या होता है, ठीक है, टाइनी। टाइनी में और भी छोटा का बोध है। अंग्रेजी भाषा में बहुत ऐसे शब्द हैं कि टाइनी हैबिट्स, और भी छोटे छोटे हैबिट्स। नहीं, इसने एटॉमिक, क्योंकि एटॉमिक बोलने से विज्ञान का जो ऑरा है, विज्ञान का जो एव है, तो यू गेट इन थ्रेड बाई सच टाइप। तो आप देखेंगे बड़ा सावधानी से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, एटॉमिक हैबिट, माइक्रो हैबिट, क्योंकि माइक्रो, मैक्रो, नैनो, ऐसा बोले, नैनो हैबिट्स, और ज्यादा वो साइंटिफिक आ जाता है। तो इस तरह के बड़े जादू भरे, आपको इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिस्टिक ये भाषा का यूज करते हैं, और आपको फरेब में डालते हैं। आप ऐसा तमाम पाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन सारी किताबें एकदम कूड़ा किताब है, मैं बता दे रहा हूँ। मैंने इस किताब को पढ़ा है तभी बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। तो ये जेम्स क्लियर बात करता है, इसका नाम क्लियर है, लेकिन इससे ज्यादा अनक्लियर आदमी कुछ नहीं है। एग्जैक्टली करना क्या आप नहीं समझ पाएंगे। उस किताब के अंदर बस एक फॉल्स सेंस ऑफ गुड फीलिंग आया कि बड़ा अच्छा है, इसको सुधार उधार लेंगे, जबकि ये गलत बात है। आदमी अपने आप पे ये सोचना कि सब कुछ वो बदल सकता है। आप जिस चीज से बदल, ये ऐसे ही है जैसे कोई साइकिल पे बैठा हुआ साइकिल को ही ठेलने की कोशिश करे। अरे जो वो हैबिट है उसकी, उसी हैबिट से मिलकर वो आदमी बना हुआ है, उस हैबिट को ही, हैबिट को सुधारना है। वो जो हैबिट है उसके सेल्फ से कोई अलग चीज नहीं है।
कि उस हैबिट को वो सुधार ले, उसके सेल्फ का ही वो पार्ट है। तो जितना इजीली ये बोल देते हैं कि भाई एक कोई मानो एक बाहरी से दिमाग में कोई बैठा हुआ है, एक सीपीयू टाइप का, वो हर चीज को सुधार लगा। तो ये बड़ा सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट कॉन्डेंसिंग आइडिया है। तो ये ऐसी किताबों के पीछे जो मानव के बारे में आइडिया होता है बड़ा मैकेनिस्टिक यांत्रिक टाइप का होता है, जबकि मानव दिमाग, स्वभाव, साइकोलॉजी, जहनियत बहुत एक जटिल चीज है। तो सबसे पहले तो अगर आपको ईगो मैनेजमेंट सीखना है तो ऐसी बुरी किताबों से बचें। ऐसे बुरी किताबें आपको घमंडी होना सिखाती हैं, कुछ किताबें कुछ ज्यादा ही विनम्र होना सिखाती हैं। जैसे कि एक पटेल है, वो बोलता है विनम्र हो जाओ, क्रोध भी आ जाओ, सही भी है तो मत बोलो, तुरंत रिएक्ट मत करो। तो बड़ा संत टाइप का बनने का वो शिक्षा देता है। या तो ये संत टाइप बनने का शिक्षा देते हैं, वो भी खतरनाक है। आप में ईगो ना हो तो खुद का रक्षा नहीं करे। तो ईगो डेफिसिट होना भी गलत है और एक्सेसिव ईगो होना भी गलत है, जिसको बुद्ध बोलते हैं कि मध्यम मार्ग, एक संतुलित मार्ग। तो उस पर चलने की जरूरत होती है हमेशा। और मध्यम मार्ग का नहीं है कि बीचों भाया मीडिया, बीच का रास्ता को मध्यम मार्ग नहीं बोलते हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। संतुलित को, कि जहां पर संतुलन है, इक्विलिब्रियम है, वो पॉइंट थोड़ा राइट में भी हो सकता है, बीचों बीच में हो, कोई जरूरी नहीं। तो इसका ये बीचों बीच मध्यम मार्ग गलत अनुवाद है। इसका अनुवाद होना चाहिए कि संतुलित जो है, ठीक है। तो जो आपका ये इस तरह के गुरुओं से अगर आप नहीं बचेंगे तो ईगो मैनेजमेंट सही से, आपको अपने प्रॉब्लम को ध्यान रखने हुए आपको देखना है कि हम कैसे इंट्रोस्पेक्शन करना है और जानना है, और ऐसे फालतू गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पड़ना है। तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये लाका का एक कंसेप्ट है, उसके सहारे से, जिसको बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पेटिट है। तो ये एक अटेनेबल, मतलब जो अनअटेनेबल, जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसके आप ही का एक लॉस्ट है, जिसका नॉस्टैल्जिया बोलते हैं ना, जो प्राप्त। आप देखिएगा कि तमाम ये जो स्वर्ण है, ये इसी तरह के बारे में लिखते हैं कि एक प्रेमिका तिक हो गई या प्रेमिक हो गया, तो उसी को लेकर। जैसे कि एक हिंदी की कहानी, जिसको पहली आधुनिक कहानी भी इन सवर्णों ने कहा है, निर्मल वर्मा की परिंदे। तो इसमें भी क्या होता है, उसका प्रेमी मर जाता है, एक स्कूल टीचर है, उसका प्रेमी मर जाता है, आर्मी वगैरह में है शायद। तो फिर वो उसी को याद करती है और किसी से प्रेम नहीं करती है वो, और याद करते रहती है। तो ये वो जो है, उसका जो प्रेमी है, यहाँ पर लाका उसको ऑब्जेक्ट पेटिट ए कहने की कोशिश करेगा, जो ऑल्टरनेबल है। इसी सेंस में वो बोलता है कि वुमेन इज इम्पॉसिबल। तो हम लोग भी अक्सर ईगो के कारण एक अनअटेनेबल, एक ऐसा चीज जिसको अचीव नहीं कर सकते, जो रियलिटी से बिल्कुल कटा हुआ है, जो हमको चाइल्डिश बनाता है, इन्फेंटलाइज करता है। अब दलित अक्सर देखिएगा बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, उनको चाइल्डिश बनाया गया कि चाइल्डिश होंगे तभी इनको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए सवर्ण समाज उनको अक्सर इन्फेंटलाइज करता है, उनको इन्फेंट बनाने की, चाइल्डिश बनाने की, शिशुवत बनाने की कोशिश करता है। इसलिए साहित्य में भी अगर आप चले जाएं, दलित साहित्य में, तो ज्यादातर कविताएं शिशुवत है। अभी मैं एक पूनम तुलसा मार्ड की कविता पढ़ रहा था, तो एकदम शिशुवत कविताएं कि नंगी लेटी हुई है, तो बड़ा नाराबाजी किस्म का एक साहित्य में जो होना चाहिए एस्थेटिक अपील, उसके अभाव में। तो ये सारा चीज इसलिए होता है कि उसकी सारी मानसिकता जो है वो क्या है, शिशुवत है, इन्फेंटाइल है, वो मैच्योरिटी नहीं। तो एक अनअटेनेबल, उसका जो ईगो है वो एक अनअटेनेबल, एक ऐसा प्रोपोर्शन ग्रहण कर लेता है, इतना विशाल हो जाता है, जिसको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है, इसी से सुसाइड और डिप्रेशन वगैरह की प्रवृत्ति जन्म लेती है। जब आप एक अनअचीवेबल, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे चीज को आप अपने, तो ईगो इतना विस्फोटित होता है, हर बात में मेरी बात मानी जानी चाहिए, हम जो बोलेंगे वही होगा, जिसे बच्चा करता है कि जिद ठान लेता है। तो इससे पहले तो जिद जन्म लेती है, और वो जिद चूंकि रियलिस्टिक नहीं होती है तो वो पूरी नहीं की जाती है। तो एक लेकेनियन लॉक तैयार हो जाता है, साइकोलॉजिकल लॉक एक लग जाता है, वो आदमी उससे बाहर ही नहीं हो पाता है, वो खुद ही का गुलाम हो जाता है। जो इतना आसानी से स्टाइल गुरु बोल देते हैं कि सुधार लो, ऐसा कर लो, अरे वो लॉक्ड है, उससे बाहर आता तो खुद ही को नहीं सुधार लेता। जैसा कि मेरे दोस्त का मैंने एग्जाम्पल दिया कि तू योगा कर लो, ये कर लो, अरे अगर वही कर पाता तो बीमारी क्यों होता है? बीमार तो इसीलिए है ना कि वो सब नहीं कर पा रहा, अपनी जिंदगी को नियंत्रण नहीं कर। तो जो आदमी अपनी जिंदगी को नियंत्रण नहीं कर सकता, उसकी वजह आपके पास आया इलाज के लिए, उसी को ये बोलना कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट को एकदम ये समझ लेना फ्रायड की तरह की पूरा कंट्रोल, सब्जेक्ट मतलब
फुल कंट्रोल, वो गलत है धारणा, लकानियन धारणा जो उसने फ्राइड की गलतियां सुधारी, तो वो लकानियन धारणा देख लीजिए कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव एक रियलिटी है, वो आपसे स्वतंत्र एक मटेरियल एग्जिस्टेंस उसका है। आप फुल कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी तरह से उसको कि जो चाहेंगे वैसा मोल्ड करेंगे नहीं, वो भी आपको मोल्ड करता है, उसके अनुसार मानसिकता बनती है मटेरियल कंडीशन के अनुसार। ये नहीं होता है कि आप मैटर को जैसा चाहेंगे, जो आपका कंडीशन है बदल लेंगे, जो कंडीशन के अनुसार भी मानसिकता तैयार हो जाती है, एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है एक दूसरे को प्रभावित करने वाला। तो इतना आसानी से बोल देना कि ये कर लो वो कर दो, ये संभव नहीं होता है। वो तो इसीलिए कंट्रोल में जब नहीं आदमी एडिट कर ले, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमको ठीक कर ले, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाए, और बहुत सारी बीमारियां इस तरह से ठीक हो जाती है, नहीं ठीक होती है तब हम बीमार पड़ते हैं। तो साइकोलॉजिकली भी आदमी तभी बीमार पड़ता है जब ईगो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। तो जो नहीं कर पा रहा है उसको करने की शिक्षा देना ठीक नहीं है, उसको ऑब्जेक्टिवली स्टिमुलेट करके उसको ट्रीट करना, उसको ठीक करने की कोशिश ही ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा साइंटिफिक है। तो इसीलिए अनअटेनेबल जो एक एम ले लेते हैं ईगो का, तो वो आप देखिएगा ज्यादातर लोग चाइल्डिश हो जाते हैं और उनका ईगो बात बात में हर्ट होने शुरू हो जाता है। तो एक उनका जो एम रियल लाइफ से वो कट जाते हैं, और ईगो का जो डिमांड है वो ऐसा अनुपात, एक बहुत बड़ा विशाल मेहमत वो ग्रहण कर लेता है पहाड़ की तरह, कि उसको फुलफिल करना संभव नहीं होता है। और फुलफिल करना संभव नहीं होने के बाद क्या होता है, वो बार बार फ्रस्ट्रेट होता है। फ्रस्ट्रेशन क्या है, अगर फ्रस्ट्रेशन को हम डिफाइन करना चाहें, तो जो हमारा डिजायर है उसी को फुलफिल नहीं होने से ये फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है। तो बार बार जब डिजायर फुलफिल नहीं होता है, यानी बार बार जब आपका ऑब्जेक्ट पेटिट एक कुंठित होता है, तो अब क्या होते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और जो क्रोनिक डिप्रेशन में जब वो एक्यूट डिप्रेशन बदल जाता है, तो आप सुसाइडल टेंडेंसी की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये इससे अगर बचना, इसलिए डिप्रेशन से बचने के लिए ये सब टोटके काम नहीं आएंगे लाइफस्टाइल गुरुओं के। आप उसके जड़ में जब तक नहीं जाएंगे कि इसका रूट कॉज क्या है, तो यू कैन नॉट अपरूट इट, उसको हटा नहीं सकते हैं। तो इसका रूट कॉज होता है ईगो का फास्ट डिजाइन, फास्ट मैनेजमेंट। तो ईगो का फास्ट मैनेजमेंट क्या है, उसको अनअटेनेबल ये रियलिटी से काट देना। इसलिए सबसे बड़ा चीज होता है, अब उसमें बहुत ही सोल्पिस्टिक, मतलब कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जिसको कहा जाता है फिलोसफी में, उस तरह के इसके जवाब लोग देते हैं कि सबकी अपनी अपनी रियलिटी है, अपना अपना सत्य होता है सबका। सही है कि आदमी सब एक जैसे नहीं है, एक सब्जेक्टिव डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, लेकिन इसके बावजूद एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी होती है। सबके नाक तो जरूर है, कुछ कॉमन तो जरूर है, तो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, उसके अस्तित्व से एकदम बिल्कुल इनकार कर देना है, यही चाइल्डिश होना है। और सवर्ण इसी तरह से होता है, जितने सवर्ण बटालवी, अमृता प्रीतम से लेके प्रेमचंद है, सारे इसी के शिकार हैं, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का। भाववादी प्रत्ययवादी उनकी विचारधारा है, और भाववादी ही नहीं, उसमें भी वो व्यक्तिनिष्ठ भाववादी, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझ नहीं पाते हैं। और हम भी उनको अगर इमुलेट करेंगे, नकल करेंगे, तो हमारा भी यही हाल होगा। तो रियलिटी से खुद को जोड़ना बहुत जरूरी है। रियलिटी से जुड़ते ही जो ये हमारे गलत ढंग के ईगो के एक्सपेक्टेशन से, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो गलत एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगा तो हम फ्रस्ट्रेशन के कम से कम शिकार होंगे, और कम से कम हमको सुसाइडल टेंडेंसी हमारे अंदर आएगी, बल्कि नहीं आएगी। इसलिए ईगो मैनेजमेंट का सबसे पहला ये जो बोल सकते हैं कि रेमेडी ये है कि हम अपने आप को रियलिटी से जोड़ें, और अनअटेनेबल जो जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अलभनीय जो इच्छाएं हैं, उससे मुक्त हो, उसको हम समझें। इसलिए बुद्ध के भी कथन को लोग गलत समझते हैं, उसको स्ट्रीम में ले जाते हैं कि तृष्णा को मार देना है, इच्छा ही नहीं, ये गलत है। ये एकदम अस्वाभाविक, अनरियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में तो इच्छा रहेगी, वो तो बायोलॉजिकल है, इंस्टिंक्ट है, खाने की इच्छा नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगी आदमी में। तो वहां इच्छा से है कि जो तृष्णा का गलत रूप है, जो फाल्स तृष्णा है, कि एक आदमी चाहे कि मेरा 4 हाथ हो जाए, तो ये गलत एक इच्छा है। ये इच्छा आपको फ्रस्ट्रेशन की 4 आंखों को होगा ही नहीं। तो ये 4 हाथ हो जाएंगे, इसके लिए आप झूठ बोलेंगे, मिथक में जाएंगे, कल्पना करेंगे, वैसा लिखेंगे ब्राह्मण की तरह। इसलिए ब्राह्मण सबसे ज्यादा डिप्रेशन, ब्राह्मण कोई भी कहानी लिखता है तो देवदास टाइप का लिखता है, उसमें निराशा रहेगा,
प्रेम, रिलेशनशिप, यही सिर्फ फालतू चीजों को लिखता है। वो कभी भी एक सही ढंग की चीज नहीं लिख पाता इसके कारण। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी से सबसे ज्यादा कटा हुआ होता है। तो हमको अपने आप को उसकी नकल न करते हुए ब्राह्मण की रियलिटी से जोड़ने की जरूरत है। तब हमारी इच्छाएं भी जो है रियलिस्टिक होंगी। और ये इच्छाएं, डिजायर जो है कई संदर्भ में हो सकती है। सेक्सुअल संदर्भ में हो सकती है कि अपोजिट सेक्स के पार्टनर या कोई होमोसेक्सुअल या सेम सेक्स के पार्टनर से वो जुड़ना चाहे, ये डिजायर हो सकती है। अच्छे से एक ईगो नीड है, वो भी एक डिजायर है कि हमको सम्मान मिले, ये सब मिले। तो ये जो भी डिजायर है आदमी का, वो रियलिस्टिक से अगर जुड़ जाए, क्योंकि रियलिटी में हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। रियलिटी एक लंबे एवोल्यूशन से डेवलप होती है, और अगर रियलिटी से हम जुड़ जाएं तो हमारी इच्छाएं भी धीरे धीरे रियलिस्टिक स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर देगी, और उसके बाद उसके सोल्यूशन इतने कठिन नहीं रह पाएंगे। लेकिन और हम फ्रस्ट्रेशन होने से बन जाएंगे। रियल एक संघर्ष, एक डायलेक्टिक्स जो लाइफ में रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके सोल्यूशन निकल जाएंगे अनएटेबल, कि वो ऐसा नहीं रह जाएगा कि वो संभव ही नहीं रह जाए। और देर से भी अगर कोई चीज सॉल्व हो जाता है तो मनुष्य फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है, उसको धैर्य रखने की जरूरत होती है। बहुत जल्दी परिणाम चाहना भी एक अनरियलिस्टिक डिजायर है, और ये डिजायर आप देखिएगा ये भी फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाता है। इसलिए मैनेजमेंट, ईगो मैनेजमेंट का ये भी एक ये है कि सब्र रखना चाहिए। तो संतोष रखना नहीं चाहिए, आदमी में तो इच्छा बहुत जरूरी है, सब्र रखना अलग चीज है। सब्र रखना, और सब्र रखने का मतलब ये नहीं कि इन्फिनाइट और अनंत काल के लिए किसी चीज को टाल दें। सब्र का मतलब है कि आप देखेंगे कि मैनेजमेंट में भी जब फैक्ट्री वगैरह का करते हैं तो उसमें वर्क एनालिसिस होता है कि ये काम कितने देर में होगा। तो हमको एक रियलिस्टिक एस्टिमेट आइडिया होना चाहिए कि जो हम चाह रहे हैं वो कितने दिनों में अटेनेबल है। जैसे कोई आदमी चाह रहा है कि हमको नौकरी लग जाए, तो उसका एक पीरियड होता है कि 1 साल आपको तैयारी करनी होगी, एग्जाम देना होगा। तो हर चीज का एक रियलिस्टिक ये होता है, अचीव करने का सिस्टम होता है। उससे जब आप जुड़ जाते हैं और तैयार रहते हैं कि इसमें जो टाइम इंक्यूबेशन पीरियड हर चीज का होता है वो टाइम देने के लिए तैयार है, और तो मन तैयार रहता है कि इतने दिन बाद भाई इसका फल होगा। जो हिंदी में दोहा है कि माली सींचे सौगड़ा ऋतु है फल होए। तो हर एक जो प्रक्रिया है ऑब्जेक्टिव नेचर में, उसका एक टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम को हम लोग को स्वीकार करना पड़ता है, उस नियमों को मानना पड़ता है, तभी उसको हम लोग रियलिटी में वो टैकल कर पाते हैं। इसलिए ऐसा जब हम करते हैं तभी हमारा ऑथेंटिक सेल्फ बन पाता है। और रियलिटी के टर्म में सोचने के लिए रेशनल होने की जरूरत होती है, बुद्धि संगत होना, बौद्धिक होना होगा। से ओवर सेंटिमिलिटी यहाँ काम नहीं देती है। जो ज्यादातर लोग प्रेम प्रेम इस तरह से उसको बड़ा सेंटिमेंटल रूप से लेते हैं, उसके अपने डायनेमिक्स को लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसको पूरी तरह से वो बहुत ग्लदस्रु और चाइल्डिश, इन्फेंटाइल, प्यूएराइल एक भावना का मामला बना देते हैं, जो गलत है। ये उसकी अपनी डायनेमिक्स है, अपना उसका एक बनावट और स्ट्रक्चर है, और उसको समझ के ही उसके रिलेटिव को, रिलेशनशिप हो, प्यार हो, जो भी हो, जाना जा सकता है। तो इसमें ये रिगर लाने के लिए ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों ने, जिस लाका का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, इन्होंने कोशिश किया। इसीलिए ये लाका के पहले की जो साइकोलॉजी बड़ा हवाई एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त किसकी है। लाका ने पहली बार उसको मैथमेटाइज करने की जरूरत, और किसी चीज में मैथमेटिक्स जब घुसता है तो सबसे ज्यादा उसमें रेशनलिटी और एक तार्किकता आ जाती है। इसीलिए उसने जो तरह तरह के, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट पेटिट लॉ, तो उसने एक सिंबल, इसलिए ये देखिए फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसको कोई भी ट्रांसलेट करने का कोशिश नहीं करता, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अगर ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होगा ये का यहाँ मतलब है ऑट्रे, फ्रेंच भाषा का शब्द है अडर, और जेट मतलब डिजायर किस्म का अर्थ है, पेटिट मतलब होता है छोटा, पेटी बुर्जुआ जैसे है। तो एक छोटा डिजायर का, यानी कि एक अदर सेल्फ, आदमी के सेल्फ एक होता है जो मेन सेल्फ है, उसके अलावा भी एक अदर सेल्फ होता है जो कि आपको रोकता है किसी चीज करने से, कि मेरा मन, एक मन तो ये कर रहा है, दूसरा मन ये कर रहा है। तो उसमें आप लाकानियन अदर सेल्फ की ही बात कर रहे होते हैं कि तुम न मिलो तो हम घबराए, मिले तो आंख चुराए। तो एक सेल्फ है जो मिलना चाहता है, दूसरा जो
और जेट पेटिट ए सेल्फ है जो वो घबरा रहा है। तो देखेंगे कि ऐसे गाने वाने वगैरह में भी इसका प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन होता है, जो साइकिक, ये जो रियलिटी है जिसको। तो इस आदमी ने सिंबल बताया जिसको ट्रांसलेट, जैसे अलजबरा में सिंबल्स होता है ना, वैसे सिंबल डेवलप किए, और सिंबल को इन्होंने मैथीम बोला, MATHEME। तो ये जो मैथीम है, छोटे छोटे रियलिटी, तो हमको भी अपने छोटे छोटे एटोमाइज जो टर्म में अगर सोचेंगे तो ज़्यादा साइंटिफिकली सोच पाएंगे। इसलिए ईगो के भी नीड्स को हमको एटोमाइज टर्म में, एनालिटिकल टर्म में समझने की जरूरत है। इसको सिर्फ सस्ती भावुकता का मामला बना देना ही हम लोगों को अनावश्यक डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, सुसाइड की तरफ ले जाता है, और हम नहीं समझ पाते हैं कि रियली हम चाहते क्या। तो जब तक इसको आप मैथी में के टर्म में नहीं तोड़ेंगे, जैसे कि एक रिगर, एक सटीकता डालने के लिए लाका ने कोशिश की थी साइकोएनालिसिस में, आपको भी अपनी जिंदगी में एक रिगर, एक सटीक, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी ज्यादातर आदमी को देखेंगे कि उनकी बातें में कोई कोहेरेंसी नहीं होती, कोई ही कोहेरेंसी नहीं होती उनकी बातों में। और खासकर जो जितना ही उत्पीड़ित है उसमें उतना ही कंट्राडिक्शन को, अलग अलग कंट्राडिक्टरी बात है लेकिन स्वीकार कर लेगा, उसको जरा भी उसमें गड़बड़ नजर नहीं आएगा। और इसी बात की शिकायत आप देखिएगा, क्या नाम है उनका, सिमोन दी बोवा भी करती हैं अपने किताब का, सेकंड सेक्स नाम है किताब का, उसके पहले ही अध्याय में बोलती है वो सिमोन दी बोवा कि स्त्रियां को कोई कंट्राडिक्शन से मतलब ही नहीं है, वो आपस में जितना भी कंट्राडिक्टरी बात करवा लीजिए, बोलिएगा कि ये लंबा है तो वो भी मान लेंगे, एक ही साथ छोटा भी मान लेंगे उस चीज को, उनको कोई दिक्कत नहीं होती कंट्राडिक्टरी। और हम देखते हैं यही फेसबुक पे दिन रात मर्दों को गाली देती हैं, लेकिन कोई सामने मर्द मिल जाए तो उसका पूरा चमचागिरी करते हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है इसको अनुभव कर लिया था कि दलित भी ऐसा ही करता है कि वो दिन रात वो सवर्णों के खिलाफ अगर लिखता है, लेकिन सवर्ण जरा सा पीठ चला दे तो उसके पीछे हो जल लेता है, उसका भक्त हो लेता है। कई लोग ऐसे बजरंग बिहारी तिवारी, अजय तिवारी के भक्त हैं, मैंने देखा है, जबकि ये घोर दलित विरोधी लोग हैं, इनके खिलाफ में लगातार लिखता रहता हूं। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह, और लेकिन इसको मैं व्यक्तिगत शिकायत के रूप में नहीं कि वो लोग कोई कमतर है वो दलित, उन दलितों का मैं उपहास के रूप में नहीं कह रहा हूं। वो खुद सिमोन दी बोवा एक स्त्री थी, स्त्री का क्यों उपहास, वो एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट के, एक वस्तुनिष्ठ फैक्ट के रूप में, तथ्य के रूप में वो इस बात को रख रही है, और इस तथ्य के रूप में मैं भी रख रहा हूँ कि एक कंट्राडिक्शन इसलिए होता है कि चाइल्डिश बना दिया जाता है, इन्फेंटलाइज करे, तो उसमें रेशनल फैकल्टी उसकी काम करना बंद होती है। रेशनल फैकल्टी, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो बुद्धि लेके जन्म नहीं, लेकिन वो काम नहीं, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है शासक वर्ग द्वारा, ब्राह्मण वर्ग द्वारा, दलितों के संदर्भ में अगर बात करें तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ठीक ढंग से उसका ईगो काम नहीं करता है, क्योंकि उसका जो मॉनिटर है, जो एडिटर है, उसी को तो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक ब्लोटेड, विस्फारित ईगो का शिकार हो जाता है दलित, कुछ ज्यादा ही ईगो दिखाने लग जाता है। एक कहें साहित्यकार, वो सारे लोगों का दिन रात बुराई लिखते रहते हैं कि भाई ईद मुबारक क्यों लिख दिए। तो ऐसे ऐसे साहित्यकार हैं कि भाई एक सामान्य सोशल बिहेवियर को भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट वे में देखते हैं, और कुछ है कि इतने दब्बू टाइप के हो जाते हैं कुछ बोल ही नहीं पाते। ये दोनों ही स्वस्थ स्थितियां नहीं है, हेल्दी कंडीशंस नहीं है। और इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो स्थिति है, ये बहुत ही, जो सवर्ण बहुत चालाक और मूर्ख भी है एक तरीके से, शोषण के मामले में चालाक है, लेकिन ज्ञान और साइंटिफिक नॉलेज के मामले में महामूर्ख होता है। वो 12 साल के बच्चे से बड़ा नहीं हो पाता। मैं अक्सर इस बात को, ब्राह्मण हमेशा 12 साल का बच्चा बना रहता है, जैसा पियाजे का PIAGET पियाजे का थ्योरी जो है। तो जैसे कि अनामिका करके एक लेखिका है, तो फिलहाल उसकी एक कविता वो मदन कश्यप जी पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा कि उसमें वो, उसने इस कंट्राडिक्शन को, जिसकी इतनी कटु आलोचना करती है सिमोन दी बोवा वगैरह, वो उसको बहुत ही ग्लैमराइज और सेलिब्रेट करती है कि बहुत अच्छा है कि पुरुष का सत्य अलग है, पुरुष का सत्य कह रहा है, वो किसी चीज को पीला मानेगा तो पीला ही मानेगा, लेकिन स्त्री एक साथ उसको पीला नीला हरा सब मान सकती। तो इस तरह का अनसाइंटिफिक तार्किकता को सेलिब्रेट करना, ग्लैमराइज करना, यही इन सवर्ण लेखिकाओं का, अनामिका जैसा का काम है, जिसके फेरे में दलितों को नहीं आना चाहिए। वो एक कविता में अपना लिखती है, उसकी एक कविता है कि वो, उसका पति फोन करता है, वो गई है अमेरिका में कुछ काम हमसे, वर्किंग वुमेन है, तो बोलती है मैं तुमको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जब बेटा फोन करता है तो उसको भी बोलती है सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जब उसकी माँ फोन करती है तो बोलती है सबसे ज्यादा प्यार।
तो एक आदमी उसके कंट्राडिक्शन पर ध्यान दिलाता है कि भाई ये कैसे संभव है कि सबसे ज्यादा 3 आदमी को हाईएस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो एक ही होती है, इसीलिए उसमें दी लगाया जाता है। तो बोलते नहीं नहीं, स्त्री का सत्य अलग है, एक साथ वो कंट्राडिक्शन वगैरह सब हो जाता है, तुम्हारे सत्य की नहीं है। और जो जैनों का स्यादवाद वगैरह है उसकी भी झलक है उस कविता में कि फजी सिस्टम, लेकिन फजी सिस्टम भी ये नहीं, फजी का मतलब नहीं होता कि एक ही साथ सब संभव है। फजी सिस्टम भी ये बोलता है कि वो एक डिग्री की बात करता है, वो ये नहीं कंट्राडिक्शन को स्वीकार कर लेता। तो इनको फजी सिस्टम, स्यादवाद, पुगदल वगैरह दर्शन का भी मतलब बहुत कचरा समझ है अनामिका वगैरह का। और इन्हीं घटिया कविताओं के प्रशंसक भी निकल आते हैं, मदन कश्यप जैसे, और सब इनका अपना गिरोह है एक दूसरे का पीठ थपथपाने वाला। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कंट्राडिक्शन को बर्दाश्त कर लीजिए, वो बहुत अच्छी चीज है ये सब, ये सवर्ण शिक्षा देते हैं, इनकी शिक्षा के फेरे में नहीं आना है। कंट्राडिक्शन गलत चीज होता है, सेल्फ कंट्राडिक्शन। डायलेक्टिक्स अलग चीज है कि द्वंद्व है, संघर्ष है, थेसिस एंटीथेसिस है, लेकिन सेल्फ कंट्राडिक्शन एक ही साथ किसी चीज को अच्छा भी मानना बुरा भी मानना, तो ये आपको पागल बना देता है और आप इरेशनल हो जाते हैं, और फिर डिप्रेशन और स्वाभाविक रूप से फॉलोड बाई सुसाइडल टेंडेंसी। इसलिए रेशनल बनने की जरूरत है, ईगो को इरेशनल अतार्किक प्रोपोर्शन में नहीं ले जाना है। और ईगो मैनेजमेंट के और बहुत सारे टिप्स हैं जो अगली बार हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, और आप सबको धन्यवाद। जय भीम।